साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बलगतिकी क्या होती है, अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक और अर्धायुकाल की गणना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को अभिक्रिया मानना है और अभिक्रिया मानेंगे, फिर उससे आगे की प्रोसेस जो होगा उससे आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया माना कि द्वितीय कोटि की एक अभिक्रिया है जो ए से पी में जा रहा है। एक अभिक्रिया हम लोगों को मानना है जो ए से कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है। अब चलिए करते हैं क्या, टाइम जो है हमें दो लेना है। एक टाइम को 0 रखते हैं और एक टाइम टी रखते हैं। जब टाइम 0 है तो हम लोग मानते हैं कि अभिकारक जो है वो ए नोट है, और जब टाइम टी होगा तब अभिकारक हम लोग मानेंगे कि ए टी होंगे। इसी तरह फिर जब समय 0 अर्थात टाइम 0 होगा तो मानेंगे कि उत्पाद जो है ये पी नोट है, और टाइम जब टी हो जाएंगे तो मानेंगे पी टी है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले इस प्रक्रिया को यहाँ जितनी है इसको समझते हैं। ये प्रक्रिया आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया जो होती है ये चक्की मशीन के जैसा चलते रहता है। और चक्की मशीन के जैसा कैसे चलता है देखिए, इधर होता क्या है, मान लीजिए कि ये जो अभिकारक है ये चक्की मशीन की डोंगा की तरह होता है। डोंगा की तरह कैसे है, मानिए कि ये डोंगा है चक्की मशीन की, और हम मानते हैं कि इसमें 1 केजी गेहूं जाके भर दिए हैं। अब गेहूं भर के डोंगा में सिर्फ रखे हुए हैं। अब आप लोग बताइएगा, टाइम 0 अर्थात मशीन को हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तब आटा हमको कितना मिलेगा। अब ये तो सही बात है कि जो मशीन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो आटा कितना बढ़ेगा। अब डोंगा में गेहूं भर के रखे हैं या खाली करके रखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक मशीन स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमें आटा कुछ मिलवे नहीं करेगा। अर्थात जो है टाइम 0 रखेंगे तो अभिकारक मान लीजिए ए रखा है, लेकिन उत्पाद हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पी नोट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन अब करते हैं कि जो चलिए अब जाके मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात समय हम लोग टी लेते हैं, समय टी लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा जब मशीन चालू हो जाएगा यानी स्टार्ट हो जाएगा तो आटा बनना शुरू होगा। आटा बनना शुरू होगा, लेकिन एक बात गौर से वहां देखिएगा, जितना इधर बोरा में आटा भरते जाएगा उतना ही डोंगा में उधर गेहूं खाली होते जाएगा। अतः मानते हैं कि हम लोग आटा अर्थात उत्पाद के रूप में हम लोगों को x केजी आटा मिल रहा है। जब इधर उत्पाद x मिल रहा होगा मतलब x केजी आटा इधर निकल रहा है, तो इधर उत्पाद मतलब डोंगा से गेहूं कितना खाली होगा, जितना आटा मिलेगा उतना ही ना डोंगा में से गेहूं खाली होते जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएंगे a माइनस एक्स। ये प्रक्रिया यहाँ से पूर्ण हो गई। क्योंकि हमें तो दर स्थिरांक चाहिए तो यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसके समानुपाती हो जाता है, वो होता है सांद्रता के घात n के समानुपाती हो जाता है। अब ये सांद्रता किसका, या तो आप अभिकारक के ले सकते हैं या उत्पाद के ले सकते हैं, दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। और यहाँ जो n है ये n अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं दर। ये समानुपाती स्थिरांक, ये जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक स्थिरांक दिया जाता है, हम लोग भी यहाँ देंगे के। ये जो है समानुपाती चिन्ह इसको हटाने के लिए के दिए। और सांद्रता हम बोल रहे हैं बार बार, आप अभिकारक या उत्पाद दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इधर अभिकारक के ही सांद्रता को लेते हैं। अब n कितना होगा,
तो n हम लोगों को कितनी कोटि की दर स्थिरांक निकालने हैं? 2 कोटि की। तो 2 कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जिसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता की जो घात होते हैं यदि 2 होती है तो वो अभिक्रिया कितनी कोटि की होती है? 2 कोटि की होती है। तो यहाँ जो n होगा वो क्या कितने हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गया। अब दर की एक परिभाषा और हम लोगों ने पीछे से पढ़ के रखा है कि जो किसी अभिक्रिया की जो दर होती है या बोलिए किसी अभिक्रिया की जो वेग होती है उसे परिभाषित कैसे किया जाता है? उसे परिभाषित ऐसे किया जाता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि समय के साथ जो उनका दर होता है वही किसी अभिक्रिया की जो होती है वेग या दर कहलाती है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन सांद्रता चूंकि यहाँ हम लोग अभिकारक ए के लिए हैं इसलिए उधर भी जो होगा सांद्रता हम लोग अभिकारक के ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कैसे, माइनस डी ए बट्टा डी टी बराबर इधर हो गया के एक के होल स्क्वायर। अब ये माइनस चिन्ह बार बार से बता रहे हैं, माइनस चिन्ह जो है ये माइनस चिन्ह दर्शाता है कि जो अभिकारक में कितनी की कमी हो रही है ये चीज दिखाने के लिए यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ से अब हम लोग साधारण सी प्रक्रिया के द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। तो चलिए उधर जो के स्क्वायर है उसको इधर ले आते हैं और dt को इस तरफ ले आते हैं, के dt हो गया। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और इंटीग्रेशन करके जो है दर स्थिरांक हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और इंटीग्रेशन का साइन लगाने के साथ इसको हम थोड़ा सा सरल रूप में लिख देते हैं। देखिए 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए बराबर इधर भी हम लोग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन लगा है इसमें हम लोगों को लिमिट भी लगाना होगा। तो वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? क्योंकि अभिकारक लिए हैं तो लिमिट भी हमें अभिकारक की ही लगानी होगी। तो अभिकारक हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक मानी है? ए नोट से अभिकारक कहाँ तक जा रहा है? 80 तक जा रहा है। तो ये सामान्य से इसकी जो लिमिट होगी ये हो जाएंगे ए नोट से कहाँ तक जाएगा? 80 तक जाएगा। और इधर टी डी टी, तो टी के रिस्पेक्ट अर्थात टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये कहां से कहां तक होगा? तो टाइम हम लोगों ने 0 से कहां तक लिया है? टी तक लिया है। तो उसकी लिमिट जो होगी ये हो जाएंगे 0 से लेकर के टी तक हो जाएंगे। चलिए यहाँ हो गया। फिर अब यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक बात गणित में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सो बताइए। 1 बट्टा एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? वो होता है 1 बट्टा एक्स के होते हैं, लेकिन 1 बट्टा एक्स के तो -1 बट्टा एक्स स्क्वायर होता है। तो इधर माइनस चिन्ह हटाने के लिए 1 बट्टा एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाता है -1 बट्टा एक्स, अर्थात यहाँ इसकी जो भी इंटीग्रेशन होगा वो होगा, इस माइनस चिन्ह को हम लोग बाहर ही रखते हैं। चलिए ये हो जाएंगे -1 बट्टा, वहां पे x होता है तो यहाँ तो a है तो a हो जाएगा, तो a हो गया। चलिए लिमिट हम लोग लगा देते हैं। लिमिट हो गया a नोट से लेकर के कहाँ तक होगा? 80 तक होगा। इधर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, यहाँ भी लिमिट हम लोग लगा देते हैं 0 से लेकर के t तक लगा दिए। चलिए ये माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो गया, मतलब ये हो गया 1 बट्टा ए नोट से 80 तक बराबर के टी कितना से कितना तक? 0 से लेकर के टी तक हो जाएंगे। अब यहाँ से एक साधारण सा प्रक्रिया है कि जो इंटीग्रेशन में जब लिमिट लगा रहता है वो क्या होता है? अपर लिमिट घटे लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ से हम लोग मान रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बट्टा
ए टी घटे 1/A0 हो जाएगा, अपर लिमिट घटे लोअर लिमिट, और बराबर इधर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे के टी माइनस 0। ये कितना हो गया, 1/A माइनस 1/A0 बराबर के टी हो गया। और चूंकि हमें दर स्थिरांक का मान चाहिए तो कांस्टेंट के जो होता है वही अभिक्रिया की दर स्थिरांक होती है, इसलिए के को हम लोग इस तरफ रखते हुए टी को इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चले जाएगा, अर्थात 1/T इंटू 1/AT माइनस 1/A0 हो जाएगा। और यही जो संबंध आया यही द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक है। यही समीकरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया की क्या होती है, दर स्थिरांक होती है। यहां से ही अब हम लोगों को द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल की भी गणना करनी है। तो अर्ध आयु काल के लिए चलिए अब हम लोग चलते हैं इधर। तो अर्ध आयु काल, किसी अभिक्रिया की अर्धायु काल वह समय होता है जितने समय में अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो आधी हो जाती है। तो किसी अभिक्रिया के अर्धायु काल क्या होती है, जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, वही उतना देर में जो लगा समय होता है वही अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल होता है। तो लिखेंगे यहां से अर्धायु काल के लिए, अर्धायु काल के लिए लिखेंगे टी, जितने समय में अभी प्रारंभिक जो सांद्रता होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, वही समय अर्धायु काल होता है। तो हम लोग मानते हैं कि टी हाफ हो गया, अर्थात ये अर्धायु काल को दर्शा रहा है। और जब टी हाफ हो गया तो अंतिम सांद्रता अर्थात ए टी प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगी, हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधी हो जाती है वही किसी जो होता है उतना देर में लगा समय, आधा होने में जितना समय लगता है वही क्या होती है, अर्धायु काल होती है। अर्थात एटी जो हो जाएगा वो जो हो जाएंगे A0/2 हो जाएंगे। बस अब चलिए इन दोनों मानों को हम लोगों ने जो दर स्थिरांक निकाले हैं उसमें बैठा देते हैं। चलिए तो के बराबर 1/T जो है, यहाँ पर 1/T है। अब T के जगह पर हम लोग लिखते हैं T हाफ, क्या लिख देते हैं, T हाफ लिखते हैं इनटू A0। अब A0 के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, नहीं AT के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, A0/A2। तो यहाँ लिखेंगे 1/AT के स्थान पर हम लोग रखेंगे A0/2 घटे 1/A0 हो जाएंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, 1/T हाफ, और ये टी हाफ हो गए और ये उलट करके 2 ऊपर चले जाएंगे और A0 कहाँ रह जाएंगे, वो नीचे ही रह जाएंगे, 2/A0 घटे A0। यहां से क्या हो जाएंगे, यहां से 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और बट्टा में कितना बचेगा, A0 बचेगा। तो के बराबर 1/T हाफ इंटू क्या बच गया, 1/A0 बच गया। और चूंकि यहाँ हमें अर्धायु काल चाहिए तो अर्धायु काल को उधर ले लेते हैं और दर स्थिरांक को इधर लेकर के मान निकाल लेते हैं। तो यहां से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, टी हाफ बराबर 1/K इंटू 1/A0। और यही जो संबंध हमें प्राप्त हुआ यही
द्वितीय कोटि अभिक्रिया की जो है अर्धायु काल के लिए, अर्धायु काल है, कहे कि अर्धायु काल के लिए समीकरण है। तो यहाँ तक हम लोगों ने द्वितीय कोटि अभिक्रिया की जो बल गतिकी है वो उसको हम लोगों ने पूरा किया, और फिर इससे आगे जानेंगे अगले वीडियो में।